आज शाम ये वोटिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि मतदान समाप्त हो जाएगा और उसके बाद सभी को इंतजार होगा नतीजों का। लेकिन नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन और एनडीए अलायंस दोनों ने अपनी अपनी जीत का दम ठोक दिया है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, चित्रा बाथम है कांग्रेस की प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं शुरुआत आरपी सिंह आप ही से कर रहा हूं। मैं आपके पास आऊं उससे पहले 5 सवाल क्या जल्दी से वो दर्शकों के सामने रखते हैं। सवाल जल्दी से लाइए। सवाल पहला ये कि अंतिम चरण की वोटिंग से क्या तय होगी सरकार, क्योंकि 57 सीटों के लिए आज वोटिंग चल रही है। गठबंधन की बैठक से पहले कांग्रेस ने तय कर लिया पीएम कौन होगा, और हार होने पर ईवीएम को कोसने की तैयारी चल रही है क्या? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ईवीएम सेट हो जाएगा तो फिर तो जनता का वोट कहीं और चला जाएगा। चुनावी बहस से कांग्रेस ने क्यों किनारा कर लिया? एग्जिट पोल की बहस में कांग्रेस कह रही है हम शामिल नहीं होंगे। और क्या 300 पार के साथ इस बार बदल जाएगी सरकार, जो विपक्ष का दावा है? आरपी सिंह जी, सवाल आप ही से। पहला सवाल यह कि विपक्ष 300 पार, अब राबड़ी देवी का बयान आया जिसमें वो 400 पार कह रही हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 जून को भारत में नया सवेरा होने वाला है। प्रत्युष जी नमस्कार, और आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। आज पोल का आखिरी दिन है और अपेक्षा करते हैं कि खूब खोलकर और डटकर वोट डालेंगे और अपना जो अधिकार है उसका उपयोग करते हुए वह एक अच्छे कैंडिडेट को अपने यहाँ चुने। दूसरी बात, आपने कहा 300 पार 400 पार। अगर आपको याद हो, पतंग बचपन में हम लोग पतंगबाजी करते थे, और पतंगबाजी करने के बाद मांझा जब टूट जाता था हम लपेट ऐसे करके लपेटते थे। ये उसी प्रकार की स्थिति है। ये कोई 300 पार और 400 पार ये जितना मर्जी करते रहे, ईमानदारी को बताइए। ममता लेकिन पतंग की डोर तो जनता के पास है आरपी सिंह जी। जनता तय करेगी कितना ढील देना है और कितना छोड़ना है, ये जनता तय करेगी। डोर तो जनता के पास है। जी, मैंने कहा जनता के पास है, पर जब पतंग कट जाती है, जब पोल का आज शाम को पोल हो जाएगा, हाँ। उसके बाद तो मामला ईवीएम में कैद हो जाएगा। परंतु जो मूल बात है जी कि यही ममता बनर्जी दिल पर हाथ रखकर कहती थी कि कांग्रेस 40 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेंगी, 300 लड़ेगी। आप देख लीजिए, इनका बयान है 300 लड़ेंगी, कांग्रेस लड़ेगी लगभग। मैं कांग्रेस का रुख करूंगा, लेकिन आरपी सिंह जी कहीं ऐसा तो नहीं इंडिया शाइनिंग जैसा इस बार बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट है? देखिए, दोनों में अंतर है। जो लाभार्थी स्कीम हमारे यहाँ चली, जिस कारण से देश में 55 करोड़ लोगों को आज आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभ मिलता है। 14.25 करोड़ लोगों के घर पर नल से जल पहुंचा है। लगभग 4 करोड़ लोगों को सिर पे छत मिली, मकान मिला है, और 3 करोड़ का आगे का वादा है। इसी प्रकार कोई 11 करोड़ लोग बहनों को घर पे गैस और चूल्हा मिला, सब्सिडाइज रेट पर अब गैस मिलती है। एक मिनट दीजिए, पर आपने पूछा फर्क भी बता दूं आपको। किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, लगभग 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है। लगभग 45 करोड़ लोगों को स्वरोजगार का प्रयोजन सरकार ने कर दिया। तो ये सब जो चीजें हैं, ये एक बड़ा अंतर है और उसका एक लाभ मिलने वाला है। ठीक है, मैं चित्रा बाथम जी आपके पास आ रहा हूं। आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने वाली है। उससे पहले 2 बयान, एक तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारी पसंद पीएम के तौर पर राहुल गांधी है। जयराम रमेश कहते हैं कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही तय करेगा पीएम उम्मीदवार। तो मतलब तय हो गया कि गठबंधन से बैठक से पहले कि कांग्रेस ने दावा ठोक दिया कि पीएम हमारा होगा। जरूर, क्यों नहीं, मौका मिलेगा तो चौका जरूर मारेंगे। उससे पहले मैं जरूर तो लेकिन आपके इस मौके में आपने कहा अच्छी बात है, मौका मिलेगा तो चौका जरूर मारेंगे, लेकिन आपके इस टीम में कई खिलाड़ी हैं जो चौके छक्के सब मारते हैं। पहले के जो मुद्दे हैं, पहले उस पर भी हम थोड़ा मेरी भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बोले। बिल्कुल 400 पार से आज की तारीख में जो भाजपा के प्रवक्ता कन्नी काट रहे हैं, ठीक है ना, ये नारा किसने दिया था? ये नारा इन्हीं का था, ठीक है ना। लेकिन जनता के बीच में ये क्लियर कट मैसेज इन्हीं के लोगों ने पहुंचा दिया कि अब की बार 400 पार इन्हें इसलिए चाहिए क्योंकि इन्हें संविधान पे वार करना था, और यही कारण है इनकी हार का। अच्छा, यही इनकी हार का कारण है? आपने मान लिया कि एनडीए हार गया? एब्सोल्युटली। मेरी लीडरशिप ने, खड़गे जी ने, जयराम जी ने बता दिया है आपको कि इंडिया गठबंधन ने तो अपना दावा ठोक दिया है। और राहुल जी,
मैं एक छोटी सी कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि मैं खड़गे जी के साथ पूरी सहमति मेंटेन करती हूं। मतलब मैं ये मानूं कि कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि इंडिया गठबंधन में अगर जीत का सेहरा बंधेगा तो राहुल गांधी के सिर बंधेगा, पीएम के लिए चेहरा तय हो गया। खड़गे जी ने आपको स्पष्ट बताया हुआ है और मैं उसी बात को दोहराना चाहूंगी और सेकंड करना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हाँ, सबसे पहले पसंद जो है हमारे लिए तो एटलीस्ट हमारे नेता श्री राहुल जी गांधी ही हैं। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी का जल्दी से रुख कर लेता हूं। अब्बास हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास हैदर जी, कांग्रेस ने तो दावा ठोक दिया पीएम उम्मीदवार पर। वो कह रहे हैं क्यों ना ठोके भाई, मौके पर चौका हर कोई मारना चाहता है। समाजवादी पार्टी तैयार है, अखिलेश यादव क्यों नहीं बन सकते पीएम? देखिए, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं होती हैं। हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उनका नेता देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2024 का ऐसा चुनाव है जिसमें किसी भी दल के, इंडिया गठबंधन के नेता ने अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं जताई है कि वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। सब इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए लामबंद है। सबने ये लड़ाई लड़ी है। मुझे लगता है जो सांसद चुन के आएंगे वो उचित समय पे इसका निर्णय ले लेंगे कि कौन देश का प्रधानमंत्री। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अब्बास हैदर साहब, अब कांग्रेस की प्रवक्ता खुल के कह रही है, क्या दिक्कत है? पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे, आप भी खुल के कह दीजिए अखिलेश यादव। और यही बात बीजेपी कहती है कि आपके अंदर इतने पीएम हैं कि 5 साल में 5 पीएम होंगे। नहीं, निश्चित रूप से हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम चाहते हैं अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री हो। ये तो निर्णय सांसद जो चुन के आएंगे वो लेंगे। और इंडिया गठबंधन के पास इतने पोटेंशियल, इतने कैंडिडेट हैं जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस। जीत के लिए मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं, अब्बास हैदर साहब और चित्रा बाथम जी, जीत के प्रति आप लोग आश्वस्त हैं? 300 पार, राबड़ी देवी ने तो खैर 400 पार कर दिया। जीत के प्रति आप लोग आश्वस्त हैं? इट मींस कि आप भी मान रहे हैं कि इस बार चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। तो फिर दिग्विजय साहब ईवीएम पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो ईवीएम मतलब तय हो गया क्या कि अगर जीत गए तो ईवीएम हीरो, हार गए तो ईवीएम जीरो, सारा टिकरा ईवीएम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? नहीं, देखिए, ये बात निश्चित है कि इंडिया गठबंधन ये चुनाव भारी अंतर से जीत रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का, भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रपंच रचती है। इसमें कोई नई बात नहीं, हम सब जानते हैं। जब कोर्ट के आदेश के बाद कैमरे लगे चंडीगढ़ चुनाव में और वहां पे इन्होंने धांधली करने का काम किया, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, जो जनता का फैसला था, जो जनता का मत था, वो सर्वोपरि रहा, वो आगे भी रहेगा। मुझे लगता है, देखिए, ये बेईमानी करने का प्रयास तो इस चुनाव में भी हुआ, लेकिन बेईमानी करने में ये नाकाम रहे। चित्रा बाथम, मतलब पहले से ये तय हो गया, आज आप लोगों की अहम बैठक होने वाली है, उसमें रणनीति बनेगी, तो मतलब तय हो गया कि अगर हार होगी तो कह दो कि ईवीएम सेट हो गया था, इस वजह से हम चुनाव हार गए। भूल जाएंगे आप कि कर्नाटक में आपने बहुमत लाया, भूल जाएंगे आप कि आपने हिमाचल में जीत दर्ज की, टीएमसी भूल जाएगी कि बंगाल में उसने बड़ी जीत दर्ज की, उस वक्त ईवीएम बहुत बढ़िया था। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि कभी भी ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठे हैं तो वो बिना किसी ठोस एविडेंस के वो नहीं उठे हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली अगर काउंटिंग के डे तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं आता है तो कोई वाजिब रीजन किसी के पास रहेगा ही नहीं। हमने अपनी हार मध्य प्रदेश वगैरह में सर झुका के एक्सेप्ट करी थी, तो वहां पे हमने कभी भी ईवीएम के ऊपर टिकरा नहीं फोड़ा था। लेकिन जहां एविडेंस आया था कि ईवीएम में धांधली हुई है, वहां पे हमने खुलकर कहा है। आरपी सिंह जी, ईवीएम पर सवाल अभी से उठने शुरू हो गए हैं। इनके पास ऑप्शन क्या है? हार इनको दिख रही है और ये इसलिए ईवीएम पे अभी दोनों वक्ताओं ने कह दिया कि ईवीएम में धांधली होती है। आज तक कहीं किसी ने साबित नहीं कर पाया, ना कोई सबूत पेश कर पाया कि ईवीएम में धांधली कहाँ और कैसे हुई। परंतु ठीक है, इनके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, ईवीएम में धांधली आज बंगाल में हो रही है, जहां पर जबरदस्ती एक रिगिंग हो रही है, एक बूथ पर कब्जा कर वहां पर लगातार वोट डालने की कोशिश की जा रही है। ऑलमोस्ट गन पॉइंट पर वहां पर जो पोलिंग एजेंट उनको धमकाकर वहां पर हो रही है। परंतु हकीकत यह है कि
इनके पास सबूत नहीं। अब ये लेकिन सवाल यहाँ पर आरपी सिंह जी ये है, अभी आप कह रहे हैं कि बंगाल में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मैंने आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा पोलिंग बूथ पोलिंग एजेंट के सिर पर गन पॉइंट रखकर, हाँ, डरा कर धमका कर, आप कह रहे डरा कर धमका कर, हाँ, ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। आपके सिर पर गन पॉइंट पर आपसे जो मर्जी कराया जाए। मैं इस बात का उत्तर देना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले जब बारामती के चुनाव होने के बाद सुप्रिया सुले मैडम का ही एक ट्वीट आया था कि जहां पे स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स रखे गए हैं वहां का सर्वेलेंस कैमरा 45 मिनट के लिए बंद हो गए थे। उन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ ट्वीट किया था। तो इसके लिए इसको आप क्या कहेंगे? मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। मतलब ईवीएम जब से आया तब से इस पर सवाल, और आज जो बीजेपी कहती है कि भाई विपक्ष सारा ठिकरा ईवीएम पर फोड़ता है, लोगों को यह भी याद है कि 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे, बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे। उस वक्त के बीजेपी के प्रवक्ता थे, फिर बाद में सांसद बने जीवीएल नरसिम्हन जी, उन्होंने बाकायदा किताब भी लिखी थी। तो ईवीएम पर तो सवाल बीजेपी ने सबसे बतौर राष्ट्रीय पार्टी होते हुए पहला सवाल ईवीएम पर बीजेपी ने उठाया था। देखिए प्रत्युष जी, 80 के दशक से ईवीएम लेकर आना है, इसकी चर्चा शुरू हुई। इंदिरा गांधी ने इसका प्रोटोटाइप देखा था। हाँ। उसके बाद से केरल के एक जिसको कहते हैं प्रतीकात्मक चुनाव शुरू किया कुछ बूथों पर, उससे शुरू हुआ और 2004 से लगातार चुनाव हो रहा है। इतने बड़े देश में कोई भी नया काम शुरू होता है उस पर सवाल खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। आडवाणी जी हार रहे थे तो उनको ये खराब लगता था, आज कांग्रेस हार रही तो उनको ये खराब लगता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये याचिका गई, समय समय पर जो जो संदेह उठाया गया उसका जवाब आया। ईवीएम के साथ वीवीपैट लगा, ईवीएम वीवीपैट के बाद ये कहा गया 5 बूथ कर सकते हैं रैंडम। उसके बाद इस बार के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह तक कहा कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उसको भी सहेज के रखेंगे। अब कोई गुंजाइश नहीं है। और कमाल की बात यह है आज तक ईवीएम पर कोई भी एक संदेह सही साबित नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ठीक है, लोकतंत्र में ये सब चलेगा, आप बहाना कोई न कोई खोजेंगे, लेकिन जब बार बार आप संदेह पैदा करने मतलब आप कह रहे हैं कि हार के लिए मतदाता हर बार पार्टी सुविधाजनक तौर पर तरीका निकालती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सारे जवाब दे दिए हैं, मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश संदेह की रह गई जी। आज की इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी नहीं आ रही, हालांकि उन्होंने इसकी वजह बताई है कि चूंकि अभिषेक बनर्जी आज उनकी सीट पर आज मतदान हो रहा है और चुनाव कार्य में वो बिजी हैं। लेकिन इससे पहले भी एक वर्चुअल बैठक हुई थी, उसमें ममता दीदी नाराज थी। जी न्यूज़।